सुनीता अपनी बहू वंदना और बेटी रोहित के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता की पड़ोसन निशा उसके घर आती है और बोलती है। सुनीता जी, अब आप कोई बहाना नहीं देंगी। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया। आपको आना है तो बस आना है। बात वो नहीं है, मैं कहाँ आ पाऊंगी। मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं। हो सके तो मैं रोहित को आपके घर शादी में भेज दूं। आप चिंता मत करो, हमारे परिवार में से एक व्यक्ति जरूर आएगा। वो बात नहीं है सुनीता जी, आप ठहरी मेरी बहुत पुरानी पड़ोसन। अगर आप ही नहीं आई तो खाली सा लगेगा मुझे। अरे अब मुझे इतना भी सर पर मत चढ़ाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बिटिया की शादी में आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और भी लोगों के घर जाना है। निशा इतना बोलकर जाने लगती है, तभी सुनीता की बहू वंदना आती है और निशा को रोकते हुए कहती है। अरे चाची, आप मेरे आते ही जल्दी, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझे बिन बताए जा रही हो? अरे नहीं बहू, वो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसीलिए बिटिया की शादी है ना, उसी के भाग दौड़ में लगी हूँ। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, निशा चाची की बेटी की शादी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मजा आएगा। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? बहू तू अपनी आदत सुधार ले, अगर ऐसे ही हरकत करती रहेगी ना, खा खा कर मोटी हो जाएगी, फिर तुझे पछतावा होगा। ओफो माँ जी, आप ही कैसी बातें करती हो? बचपन से खाना मैं खा रही हूँ। अगर मोटा होना होता तो मैं बचपन से ही मोटी होती ना। माँ जी, खाना मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। अच्छा, शरीर को नहीं लगता? फिर भी तुझे अपने खाने पर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए, कभी भी कुछ भी खा लेती है। ओफो माँ जी, मैंने आपको कह तो दिया, खाना मेरे शरीर में नहीं लगता बस। अब शादी का क्या प्लान है, बस ये बता दीजिए। जाना तो है, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी या फिर रोहित चला जाएगा, लेकिन तू नहीं जाएगी। अगर तुझे शादी में भेज दिया तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा उन लोगों के सामने। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं सच में आपको शर्मिंदा करती हूँ? मुझे मालूम नहीं था। अरे बहू, तू तो उदास हो गई, मेरा मतलब वो नहीं था कि तू अजीब हरकतें करती है, लेकिन तू खाना कम खाया करेगी तो मैं शायद तुझे लेकर जाऊं। अब तुझे जब अपनी शादी में खाना खाने में शर्म नहीं आई, तो सोच दूसरों की शादी में खाना खाने से कैसे शर्माएगी। माँ जी, खाना खाने में कौन शर्म करता है? मेरा तो मानना है कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम बस, तो इसीलिए मैं शर्म नहीं करती हूँ। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी वहाँ रोहित आता है और वो भी वंदना को सेम बातें बोलता है। तभी वंदना रोहित से कहती है। मैंने आपको समोसा लाने को कहा था, आप लेकर आए हो? नहीं। अगर आप नहीं लाए तो सोच लो, आज मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। चलो शुक्र है, इसी बहाने फास्ट हो जाएगा। शायद तुम्हें आज भूखा सोना पड़े, क्योंकि मैं समोसे लाना भूल गया। कल पक्का लेके आऊंगा। भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? मैंने कितनी बार आपको याद दिलाया था कि मुझे समोसे खाने का मन हो रहा है, फिर भी आप भूल गए। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ सोने। बहू, अब जब तू सोने जा ही रही है तो हमारे लिए खाना बनाकर सो जा। अब तू तो भूखी रह लेगी, हमारा क्या, हमको तो भूख लग रही है। बना दे बहू खाना। बस हर किसी को खुद की ही पड़ी है, ये नहीं सोचते हैं कि घर में एक और इंसान है जो आज भूखी सोने वाली है। लेकिन नहीं, कहाँ किसी को फर्क पड़ता है, हद है। क्या हुआ बहू? बहू क्या सोच रही है? कुछ भी सोच ले, लेकिन तुझे हमारे लिए खाना बनाकर ही सोना है। ठीक है माँ जी, आप दोनों के लिए खाना बना दूंगी, क्या फर्क पड़ता है किसी को मेरे भूखे रहने से। वंदना जैसे ही किचन में जाती है, दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद रोहित वंदना को समोसा देता है। ऐसे ही खाते खिलाते दिन गुजरते हैं। अब निशा की बेटी की शादी को 10 दिन बाकी थे। एक दिन रोहित होटल से राजमा और पनीर की सब्जी लेकर आता है, तभी वंदना कहती है। रोहित जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो शायद मैं खाने में सब्जी बनाती ही नहीं। देखो, अब कितनी सारी सब्जी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं कल खा लूंगी पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी मैं आज के लिए लाया था, कल के लिए नहीं, ठीक है? वैसे भी कल किसने देखा है, मुझे आज ही खाना है। और हाँ, तुम्हें कल खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी खाना है आज ही खा लो। हाँ बहू, सही कह रहा है रोहित, कल तक सब्जियां खराब हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती जरा सी सब्जी के लिए तू अपनी तबीयत खराब कर ले। माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत बासी खाने खाए हैं, मुझे कुछ नहीं होता है। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे खाना पचाने की अलग ही शक्ति है।
बहू, खाना बचाने के चक्कर में झूठ मत बोल। खाना अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम किसी गरीब को दे देंगे, लेकिन ऐसे रख कर खाना, ये तो गलत बात है ना। माँ जी मुझे कुछ नहीं होता, बोल तो रही हूँ, मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब खाना खाकर बीमार पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। कुछ दिन पहले ही 2 दिन वाला समोसा खाकर कैसे बीमार पड़ गई थी, याद है इसे कुछ? अरे वो तो समोसा सही नहीं था, इसलिए मैं बीमार हो गई, वरना मैं बीमार कभी नहीं होती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। अब तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे, जो खाना है जितना खाना है खा। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई ना तो अब हमें मत कहना। सास और पति के इतना मनाने के बाद भी वंदना उनकी बात नहीं मानती और दूसरे दिन वही सब्जी खाकर वंदना की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। तभी सुनीता बोलती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है और ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक से दर्द क्यों होने लगा। कोई दवाई ली या नहीं? और मैंने तुझे 1000 बार बोला है बासी खाना मत खाया कर, उससे तबीयत खराब होगी, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। माँ जी अब आप मुझे सुनाने में लगी पड़ी हो, मेरी तबीयत खराब है और आप मुझे ताना मारना नहीं छोड़ सकती। अब आप मुझे दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ताना मारती हुई सुनीता वंदना को दवाई देती है, लेकिन सुनीता की भलाई के लिए ही बोल रही थी। दवा खाने के बाद की तबीयत ठीक हो जाती है। तभी वंदना बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना आपको, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, आपको फुर्सत कहाँ है मुझे ताना मारने से। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे ताना मत मारना। माँ जी दर्द से ज्यादा आपके ताने मुझे तकलीफ देते हैं। बस अभी से थक गई? अरे हमारे जमाने में तो इतना काम करने के बाद भी हमारी सास हमें ताने मारती थी कि पूछ मत। ठीक है नहीं पूछती, लेकिन काम आप ही बिगाड़ती रहोगी, तभी तो ताने सुनने को मिलते हैं। वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल तो निशा चाची की बेटी की शादी है ना, उसमें भी जाना है। नहीं, तू शादी में नहीं जाएगी, तेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, पता नहीं खा खा कर हमेशा बीमार हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। माँ जी मैं बासी खाना खाकर बीमार रहती हूँ, लेकिन कल निशा चाची की बेटी की शादी है ना, तो हम ताज़ा खाना खाएंगे, उस खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मेरे कुछ कहने से कोई कहाँ सुनता है। ठीक है, फिर चलना तू भी शादी में खाना खाने। बहू की जिद के आगे सुनीता मान जाती है और दोनों सास बहू शादी में जाती है। बहू को खाना खाते देखकर सुनीता हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों घर वापस आते हैं, तभी अचानक वंदना के पेट में दर्द होता है। घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करके बोलता है, अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पे यहाँ ले आए। अरे इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है और पता नहीं कैसे खाना खा रही हैं ये। अब इनकी हालत नहीं कि ये कुछ हैवी खा पाए। अब से इनको उबला हुआ ही खाना दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुनीता और रोहित वंदना के पास जाते हैं। तभी सुनीता बोलती है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ उबला हुआ ही खाना खाना है, वरना बाद में तू बहुत पछताएगी। खाना खाकर ठीक होते हुए तो बहुत बार देखा है मैंने, लेकिन खाना खाकर बीमार होते हुए पहली बार देख रही हूँ। अब वंदना डॉक्टर के बताए हुए खाने को खाया करती है। ज्यादा खाना खाने से बीमार हो सकते हैं, इसीलिए इंसान को खाना लिमिट में ही खाना चाहिए और वही खाना चाहिए जो आपके शरीर को ठीक ठाक और तंदुरुस्त रखे। सुजाता अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुजाता का पति उमेश आता है और वो अपनी पत्नी सुजाता को बिना सर पर घूंघट रखे देखता है। बदतमीज, ये क्या है? तेरे सर से घूंघट कहाँ है? जरा भी शर्म है तुझे क्या? माफ करना, वो काम करते करते ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? तुझे ध्यान देना चाहिए। तेरे लक्षण तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तू सर पर घूंघट नहीं रखती। अगर ऐसे मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेता तो? तुझे तो अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं सच में सफाई करते करते भूल गई थी। और जेठ जी भी तो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गए हैं, बताया था ना आपने। जेठ जी शहर से बाहर गए तो संस्कार इज्जत सब भूल जाएगी क्या? खुद तो ये छोटी हरकतें करती है और यही सब तू मेरे बच्चों को भी सिखाना चाहती है। यही है ना तेरा इरादा? आप तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सर से घूंघट क्या सर का, तेरी तो जुबान भी चलने लग गई। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा
कि आज के बाद अकेले भी जुबान नहीं चला सकेगी। उमेश सुजाता को काफी मारता है। उमेश अपने घर में हर औरत को घूंघट में रहने के लिए बोलता और अगर जरा भी घूंघट इधर उधर होता तो वो उसे खूब सुनाता या फिर उस पर हाथ भी उठाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद सुजाता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बेटी मधु आती है, जिसने बस सूट सलवार पहना था। उसके सर पर घूंघट नहीं था। सुजाता उसके सर पर चुन्नी से घूंघट कर। अरे मधु, तूने अपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं रखी? अभी तेरे पापा देखते तो आज फिर से घर में कलेश होता। माँ ये क्या है, हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में भी हम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे पिछड़े गांव में लोग रहते हैं। अरे घर की बहू घूंघट करती है, समझ आता है, लेकिन बेटी क्यों? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा। मैं खुद जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिना घूंघट के देखकर तेरे पापा गुस्सा करते हैं। वैसे तो बड़े ऊंचे ख्यालों के बनते हैं पापा, लेकिन अपने घर वालों के साथ ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी और इस पिंजरे से छुटकारा मिले। ऐसे क्यों बोल रही है मधु? तेरे पापा जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी तेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक तरीके में रहें, आजकल के बच्चों की तरह बेढंग के कपड़े ना पहने। माँ आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, इसलिए हमें भी पापा की बात सुनकर अपनी बात को भूलना रहता है। लेकिन अगर आपने पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे साथ। चुप कर, अपने पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। यहाँ 100 काम सर पर पड़े हैं। तेरे भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तू है कि अपने पापा की बुराई लेकर बैठ गई है। आज मैं बुराई कर रही हूँ, कल को आपकी बहू भी बुराई करेगी। सच बात तो हर किसी को बुरी लगती है। मधु अपनी माँ को ही अपने पापा के खिलाफ सुनाकर चली जाती है। सुजाता बेचारी खुद एक पतिव्रता स्त्री समझकर अपने आप को संभालती है और अपने पति के लिए काम करती है। एक चूं तक की आवाज नहीं निकालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता के बेटे अमर की शादी हो जाती है। सुजाता की बहू वैशाली एक आज की लड़की और खुले विचारों की थी। शादी की अगली सुबह वैशाली नाइट सूट में ही रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उमेश आता है। बहू ये तुमने क्या पहना है? अरे पापा जी आप उठ गए, मैं आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूं। बहू नाश्ता बनता रहेगा बाद में, लेकिन पहले जाकर ठीक से कपड़े पहन ले। घर की बहू ऐसे रहती है क्या? न सर पर घूंघट न साड़ी पहनी है। बड़ों का लिहाज थोड़ा तो रख लिया कर बहू। पापा जी वो मैंने नाइट सूट इसलिए पहना हुआ है कि मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना बनाकर ही मैं कपड़े बदल लूं। तभी मैं नाइट सूट में ही खाना बनाने लगी। ये सब तेरे मायके में चलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये तेरा ससुराल है और ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना होगा, समझी तू? चल जाकर अपनी सास से तौर तरीके सीख। वैशाली अपने ससुर से ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली को पता नहीं था अभी के उसके ससुराल वाले कैसे हैं, इसीलिए अभी तक वैशाली को ससुराल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद वैशाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल रही थी। वैशाली को बिना घूंघट के देखकर उसकी सास और ननद आती हैं। चलो कोई तो आया घर में जो पापा के दकियानूसी ख्यालों से बाहर सोचता है। क्या मतलब मधु तुम्हारा पापा जी की दकियानूसी ख्यालों से? चुप कर मधु, तू जब बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी। और बहू ये क्या है? तुझे पता है ना कि तू एक नई नवेली दुल्हन है और एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर से बाहर निकलना क्या शोभा देता है? माँ जी मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, तभी तो मैं इतना तैयार होकर सज कर बाहर जाती हूँ। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि आपके घर में नई दुल्हन आई है। हाँ, और लोग तुझे देखकर 100 तरह की बातें भी बनाए, है ना? तू यही चाहती है बहू? माँ जी आप भी ना कैसी बातें करती हैं। भला लोग क्यों बातें बनाएंगे मुझे ऐसे देखकर? ये कटा फटा ब्लाउज और सर पर घूंघट नहीं है। कोई तुझे ऐसे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि उमेश जी की बहू को जरा भी शर्म नहीं है। नई बहू का घूंघट तो इतना होना चाहिए कि उसकी शक्ल ही ना दिखे। माँ ये कटा फटा ब्लाउज नहीं है बल्कि फैशन है। चुप कर तू, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। मुझे भी सब पता है कि क्या फैशन है। माँ जी उमेश जी के घर में बहू आई है। हाय राम, बहू तो अपने ससुर का नाम कैसे ले सकती है? माँ जी सुनो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि
कि आपको भी अपनी रंगत में बदलाव लाना चाहिए। देखना, ससुर जी तो आपको देखकर ही पिघल जाएंगे। चुप कर, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो केक भी नहीं काटेगी। मैं जा रही हूँ। वैशाली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात पूरी नहीं सुनती। वैशाली की ये बात उमेश को पता चल जाती है। उमेश शाम को अपनी बहू के घर आने का इंतजार करता है और शाम को वैशाली घर आती है। बहू ये क्या है, तेरा घूंघट कहाँ है? जाने दीजिए ना, अभी नई आई है घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पापा जी, मैंने घूंघट नहीं डाला हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बस कर बहू, थोड़ी तो शर्म रख। उमेश ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा ही था कि वैशाली का पति अमर आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो आप अपनी बहू पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अपनी पत्नी को समझा। अरे बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ तो बहू ही घर की इज्जत को नीलाम करने पर लगी हुई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो पापा जी ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया? क्या कर दिया? अरे घूंघट कहाँ है, तुझे पता है ना, हमारे घर में औरतों की सर पर हमेशा घूंघट होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी बहू पे हाथ उठा के। बहू को सबक सिखाना जरूरी था। अरे आज इसे सबक मिल गया है, अब देखना ये आगे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पापा, बस बहुत हो गया। मैंने हमेशा माँ को और मेरी बहन को आपकी बेतुकी बातों के कारण दबते हुए देखा है, और अब तो आप मेरी पत्नी के साथ भी ये कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए सब बातें। माँ, हमेशा आपने ही तो रोका है मुझे, और आपके रोकने के कारण आज पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने पापा की एक नहीं सुनता। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है, तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना, मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी। लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं। लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो, और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ।
आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी आप एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है, और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है, भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा, थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इससे तो अच्छा यही है। माँ ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को, फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसे ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है।
मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई अब। हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।